वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग हर डे की तरह आज भी हम लोग 10 जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी ग्रुप है आप लोगों का उसमें सर्कुलेट कर देना, ताकि जो लोग भी जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किए उन लोगों का कवर हो सके। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बीपीएससी एई में लास्ट टाइम पूछा भी किया था, एंड ये जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसमें ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को सर्कुलेट कर देना, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, और हम लोग डेली मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सभी के लिए बेनिफिशियल हो, ताकि किसी को ये ना लगे कि सिर्फ सिविल पार्ट कवर हो रहा है तो मैकेनिकल वाले के लिए बोरिंग ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए बोरिंग ना हो जाए। इसीलिए हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि सबको बेनिफिट्स हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। तो पावर कैसे मिलता है हम लोग को, या तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलता है या तो बैटरी से मिलता है। पावर दो टाइप से होता है, एक एसी होता है एंड एक डीसी होता है। तो करंट जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ बैटरी से चल रहा है तो उसमें क्या है, पावर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन है क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। इनमें से कौन पावर का सोर्स नहीं है, कौन इससे पावर नहीं दे सकता है, किसमें पावर नहीं है। तो सेल जो होता है, बैटरी होता है, अगर हम बैटरी को किसी भी चीज़ में लाइट में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, लाइट देना स्टार्ट कर देता है। तो सेल क्या है, बैटरी है। तो सारे में सेल लगा हुआ है, मीन्स ये तीनों ऑप्शन छोड़ करके जो थर्मोकपल है ये हमारा सोर्स ऑफ पावर नहीं है। थर्मोकपल का क्या काम है, थर्मोकपल का काम है कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो मेजर करता है। जैसे अगर दो अलग अलग मटेरियल का वायर है और किसी दो पॉइंट पर वो कनेक्टेड है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है किससे, थर्मोकपल से। तो क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हमारा, थर्मोकपल, क्योंकि सेल्स जो है उससे हम लोग आसानी से पावर जनरेट कर सकते हैं। जो आपका टॉर्च है या मोबाइल फ़ोन है तो उसमें बैटरी लगा रहता है जिसको सेल बोलते हैं। सेल मीन्स सिंगल बैटरी, और अगर वही बैटरी को कनेक्ट, सेल को 3-4 सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो बैटरी से हम लोग पावर मिल जाता है, तो वो हमारा क्या है, सोर्स ऑफ पावर है। बट यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। तो थर्मोकपल, और थर्मोकपल का काम क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करता है जब दो अलग अलग वायर को कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग मटेरियल का वायर होता है, तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटेन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ का वह गुण जिसमें कि पदार्थ को प्लेट्स में रोल किया जा सकता है या पीटने के बाद वो उसका प्लेट बनाया जा सकता है, तो पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है इलास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटेन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी किसको बोलते हैं, अगर कोई मटेरियल है और उसको बीटेन कर रहे हैं, अगर हम लोग पीट करके उसको या उसको रोल्ड करके प्लेट्स बना सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, अगर कोई बॉडी है और उसको डिफॉर्म हो जाता है, फिर वो अपने ऑन पोजीशन में जो उसका पोजीशन होता है उस पोजीशन में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, ड्रॉन इनटू वायर, जिसको हम लोग कोई अगर मटेरियल है उसको
टेंशन करके एक पतला वायर बना सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी मीन्स कि अगर कोई मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, जैसे प्लास्टिक है, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसमें जितना टेम्परेचर है या घटा देते हैं, तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है या फिर पूरा अपना जो शेप है वो चेंज कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। पदार्थ का वह गुण जिसमें हम उसको आसानी से पीट करके या रोल्ड करके उसको प्लेट्स बना सकते हैं, तो उसको हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीम ऑफ लेंथ हैविंग यूनिफॉर्म लोड ऑफ W kg पर यूनिट लेंथ is supported freely at the ends, the moments at the mid span will be। तो अभी तक जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किया ये सारे मैकेनिकल से रिलेटेड है, और ये वाला क्वेश्चंस जो है ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, एंड ये क्वेश्चंस जो हमने किया तो ये मैकेनिकल से रिलेटेड है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ये मेनली सिलेबस में पढ़ाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ये जो है ये बेसिक इंजीनियरिंग से है, और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ये क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चंस आपका रहेगा हर एक एग्जामिनेशंस में। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, ए बीम ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म लोड ऑफ W kg पर यूनिट लेंथ इज सपोर्टेड फ्रीली एट द एंड्स, द मोमेंट एट द मिड स्पान विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या कहता है, ए बीम ऑफ लेंथ L हैविंग यूनिफॉर्म लोड, तो यूनिफॉर्म लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसका फिगर होगा इस टाइप से, और इस पे जो इसका लेंथ जो है वो क्या है, L है, और लोड कितना है, W पर यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ है। तो क्वेश्चंस कहता है मोमेंट्स मिड स्पान पे जो मोमेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं इसका, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मोमेंट निकालते हैं, तो पहले क्या होगा, W/2 होगा इंटू L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो W/2 क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो मिड स्पान पे बोल रहा है, तो ये W/2 हो जाएगा। और इसके बाद क्या बोल रहा है, बीम ऑफ लेंथ, तो मोमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो इस पोर्शन में, तो मान के चलिए पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ ओवरऑल डिस्टेंस हमारा कितना है, L है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द मोमेंट एट द मिड स्पान, तो W/2 इंटू L/2 का स्क्वायर, तो WL स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, C, WL स्क्वायर बाई 8। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल जब रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट माइंड भी इसमें लगता है, तो माइंड लगा करके आपको सॉल्व करना है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, और डिप्लोमा लेवल का एग्जामिनेशन में तो बेसिक लेवल का ही क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द बीम इज लोडेड एज कैंटिलीवर इफ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज्ड द फेलियर विल अकर। क्वेश्चन कहता है एक बीम है और जिसपे कैंटिलीवर लोड है, इफ़ द लोड एट द एंड इज इंक्रीज, अगर लोड इन पोर्शन पे बढ़ जाता है तो फेलियर विल अकर, तो फेलियर कहाँ पर अकर होगा। एक कैंटिलीवर बीम है, क्वेश्चंस क्या कहता है कि एक कैंटिलीवर बीम है और अगर इस पे कैंटिलीवर लोड लगा दिया जाता है और इंड पोर्शन जो है, सपोज ये बीम है और
इस पर एक लोड लगा दिया जाता है और इंड पोर्शन जो है इस पे क्या होता है, लोड को बढ़ा दिया जाएगा। तो जो फेलियर अकर होगा तो वो कहाँ पर अकर होगा, तो जहाँ पर फेलियर अकर होगा तो वहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, जहाँ पर सपोर्ट होगा वहीं पर फेलियर होना चाहिए। तो ऑप्शन में दिया गया है इन द मिडिल पॉइंट, एट द सपोर्ट, एट द टिप बिलो द लोड, एनी वेयर। तो मेनली जो कंटिलीवर लोड रहता है और उसमें अगर इंड पोर्शन पे लोड इंक्रीज करता है, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, तो जहाँ पर सपोर्ट रहता है वहीं पर उसका क्या होता है, फेलियर अकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैक्सिमम मोमेंट जनरेटेड एट सपोर्ट, क्योंकि जो सपोर्ट है वहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यूनिट्स ऑफ स्ट्रेन इज, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। तो इसका तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को आंसर बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे तरफ से। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होता है, कि स्ट्रेन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन की बात करें तो मीन्स लेंथ आ जाता है या फिर डायमेंशन आ जाता है। तो अगर कोई बॉडी है और उस पर अगर हम लोग फोर्स एक्ट करते हैं तो उसका जो लेंथ है या डायमेंशन है उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ओरिजिनल लेंथ है, सपोज अगर 5 मीटर का कोई बॉडी है और इसमें अगर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, या तो टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी के डायमेंशन में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होगा तो बॉडी का डायमेंशन चेंज होगा, या तो क्या होगा, घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये सारा प्रोसेस जो होता है, जो बॉडी का डायमेंशन में डिफॉर्मेशन होता है, इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ, या इंक्रीज इन डायमेंशन एंड डिक्रीज इन डायमेंशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन में लेंथ चेंज होता है तो ओरिजिनल लेंथ होगा, तो लेंथ बाई लेंथ हो जाता है, डेल एल बाई एल। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला सिग्मा क्या है, स्ट्रेन है, तो डेल एल बाई एल। तो एल भी हमारा लेंथ है एंड डेल एल भी लेंथ है एंड एल भी लेंथ है, तो मीटर बाई मीटर हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस होता है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, डायमेंशन लेस। और अगर स्ट्रेन का यहाँ पर पूछ देगा तो न्यूटन पर mm² या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, अगर स्ट्रेस का पूछ दें। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन पूछा है तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल एल बाई एल, और स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी बाई ए, न्यूटन पर mm² या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो था ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था, या फिर बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट वन एंड फ्री एंड अदर एंड फिक्स्ड। एक इक्विवेलेंट लेंथ का कॉलम है जिसमें जो सपोर्टेड एट वन एंड, जो कि एक एंड पे फर्मली सपोर्टेड है और दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है, और नहीं सॉरी, एक एंड क्या है, फ्री है एंड अदर एंड फिक्स्ड है। क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट वन एंड फ्री, एक एंड फ्री है और दूसरा एंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है जिससे कि हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि क्या है, वन एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड फ्री है। तो थोड़ा सा फिगर हम लोग बना लेते हैं। सपोज एक बीम है और यहाँ पर इस टाइप से एक एंड जो है वो क्या है, फ्री है और दूसरा एंड जो है वो
फिक्स्ड है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है एल है, तो एल इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा 2L होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या होगा एल प्लस एल, तो 2L। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 36 का वो क्या होगा ए नंबर 2L। अगर यही रहता बोथ इंड हिंज रहता, तो बोथ इंड अगर हिंज रहेगा तो उसमें क्या होगा एल हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ जब एल होगा तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाता वो सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट वन इंड फ्री, एक इंड फ्री है और दूसरा इंड क्या है फिक्स्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा एल प्लस एल हो जाएगा, तो एल प्लस एल क्या होगा 2L। तो जब 2L होगा तो यहाँ पर पूछा गया है इक्विवेलेंट लेंथ, तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा वो 2L हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट का, ताकि किसी को बोरिंग ना लगे। और जो लोग जनरल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनको चैनल से कनेक्ट कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दी वैल्यू ऑफ जे इन इक्वेशन। तो ये टॉर्सन इक्वेशन है, टी बाई जे इज इक्वल टू एस बाई वाई इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल फॉर ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी इज। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते थे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जब निकालते थे आई जेड जेड, तो आई जेड जेड इज इक्वल टू होता आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो पाई बाई पाई डी 4/64 हो जाएगा जब आई एक्स एक्स हम लोग निकालेंगे, सर्कुलर शाफ्ट का बोल रहा है, प्लस पाई डी 4/64। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा पाई डी 4/32। तो करेक्ट आंसर जो होगा 37 का वो बी हो जाएगा, पाई डी 4/32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था, तो आप चाहें तो पर्टिकुलर बुक भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आर के बंसल हुआ, आर एस खुरमी हुआ, आर के राजपूत हुआ, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आर के बंसल, खुरमी, राजपूत यूज कर सकते हैं, बट सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको सिलेबस के चक्कर में रहना है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन निकालने से मतलब है, तो एग्जामिनेशन निकालना है बस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना। और इस चैनल पे मेनली आपका कवर हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं द शियर स्ट्रेस अलोंग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज। ऑप्शन है मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो, निगेटिव। तो यहाँ पर डिफिनेशन टाइप से क्वेश्चंस पूछा गया है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। तो अगर आपको पता हो जाएगा कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है तो आपका ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेन वही होता है जहाँ पर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, करेक्ट आंसर जो है वो सी, जीरो, ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन का जो डिफिनेशन होता है द प्लेन वेयर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज जीरो इज नॉन एज प्रिंसिपल प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लास्ट सेकंड। इन ए बीम एट ए प्लेस वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम द बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, एक बीम है एट ए प्लेस वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम, जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो 39 का क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाना चाहिए और आप खुद भी बता सकते हैं कि एक बीम है जहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो अगर इसके बारे में जानना है तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का बुक जो है उसमें भी डायरेक्ट जा कर के देख सकते हैं। बट इसका जो आंसर होना चाहिए वो इन्फिनिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं गया, क्योंकि जो साइन चेंज होता है कंट्राफ्लेक्चर का, तो उस पॉइंट को हम लोग कंट्राफ्लेक्चर बोलते हैं जहाँ पर
शियर फोर्स मैक्सिमम होता है और बेंडिंग मोमेंट इन्फिनिटिव होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अभी तक जो 2-3 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए वो सारे क्वेश्चंस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था, और ये क्वेश्चंस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन है रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इज। तो कोई भी रॉ मटेरियल है ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट के लिए, कोई भी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट के लिए, तो वो कौन सा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पिग आयरन, क्योंकि कच्चा लोहा जो रहता है, पिटवा लोहा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, स्टील का प्रोडक्ट एंड आयरन का प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों का 10 क्वेश्चंस कवर हो चुका है। तो डेली इसी तरह हम लोग करते जाएंगे, और जैसे जैसे सिलेबस कवर होते जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग फिर अपना ब्रांच पेपर सिविल का हर एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते, तब तक के लिए बाय।